Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So today we are going to start from class 9 economics chapter 1 of the story of village Palampur. So Palampur it is a fictional place, मतलब ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसकी स्टोरी आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में. So let's start. So first overview is given. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. तो हम स्टोरी से हम क्या मतलब इस स्टोरी से हम क्या सीखेंगे, हम लोग प्रोडक्शन करना सीखेंगे कि मतलब ये पालमपुर मतलब ये हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब ये रियल में नहीं है, बस आपको स्टोरी समझाने के लिए ऐसा दिया गया है. फार्मिंग इज मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर में सबसे मेन एक्टिविटी कौन सी है? फार्मिंग मतलब खेती करना. वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डायरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरीड आउट लिमिटेड स्केल. मतलब मेन एक्टिविटी तो फार्मिंग है और दूसरी एक्टिविटीज जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डायरी, ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब क्या है, ये लिमिटेड स्केल पे की गई है. और दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. इसके लिए हमें अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज भी चाहिए. अलग अलग टाइप के मतलब जैसे नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, मैन मेड आइटम्स चाहिए, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा, ये सब की हमें नीड है. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर we will learn how various resources combine to produce the desired goods. तो हम इसमें हम पढ़ेंगे कि हम मतलब पालमपुर के स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमें अलग अलग सोर्सेज से हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड सर्विसेज इन द विलेज, को भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने विलेज में. देन ये इंट्रोडक्शन है. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. अब Palampur मतलब दूसरे विलेजेस से और टाउन से भी कनेक्टेड है. रायगंज, अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर. तो रायगंज एक विलेज है, ठीक है, जिससे कि पालमपुर है और ये रायगंज है, तो इससे 3 किलोमीटर दूर है, इससे 3 किलोमीटर दूर है. Then an all-weather road connects the village to Raiganj and further to the nearest small town Shabur. तो यहाँ पे जो रोड फैसिलिटीज है वो भी अच्छी है, ठीक है. और यहाँ पे हमें बताया क्या है कि जो रायगंज है, रायगंज और फर्दर अगर आगे जाए, हाँ, और इसके आगे जाए तो और ये जो रोड रहता है ये किससे जोड़ता है, ये एक टाउन पे जोड़ता है, वो है शाहपुर, ठीक है. कौन सा टाउन है? शाहपुर. पालमपुर किसको जोड़ता है? रायगंज को, और रायगंज जोड़ता है शाहपुर को. Then many kinds of transport are visible on this road starting from bullock cart, tongas, buggies, wooden cart. तो हम लोग बहुत सारे मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के नाम दिए गए हैं जो हम लोग विलेजेस वगैरह में यूज़ करते हैं. टोंगास, बुगीज मतलब जो वुडन कार्ट होती है, ड्रॉन बाय बफेलोज एंड लोडेड विद जैगरी, गुड़, मतलब जिसपे हम गुड़ लेके जाते हैं. एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. और दूसरी मतलब जैसे हमें कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है वो भी जैसे मोटर व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जैसे मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स वगैरह, ये सब. Then this village has about 450 families belonging to several different castes. मतलब यहाँ पे टोटल 450, पालमपुर में टोटल 450 families हैं. And the 80 upper caste of families own the majority of land in the village. तो इनमें से 80 कौन सी है? अपर कास्ट. 80 अपर कास्ट है जिनके पास बहुत सारी लैंड है. देयर हाउसेस, सम ऑफ देम आर क्वाइट लार्ज, किसी किसी के तो बहुत बड़े बड़े घर है 80 फैमिलियों में से. आर मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट प्लास्टरिंग, और उनके घर अच्छे ब्रिक से, अच्छी प्लास्टरिंग, मतलब सब कुछ अच्छे से वहाँ पे किया गया, एकदम आलीशान से रह रहे हैं. एंड द एससीज, दलित्स, फिर क्या बचे? एससीज, दलित जो लोअर कास्ट के, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन. आई मीन उनका बस देखो 80 अपर फैमिलीज, तो वो 80 तो अपर फैमिलीज हो गई और 1/3 पॉपुलेशन जो है वो पुअर हो गए. एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज. अभी एससीज कहाँ रहते थे? मतलब विलेज के एक ही कोने में,
and in much larger and in much smaller houses have some of which are mud and straw. मतलब इनके बहुत बड़े houses नहीं थे, बहुत छोटे छोटे थे और mud और straw से बने हुए थे. And most of the houses have इलेक्ट्रिक कनेक्शन, मतलब बहुत सारे पालमपुर के बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन था. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ट्यूबवेल्स, मतलब ट्यूबवेल्स वगैरह फैक्ट्री में हम यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करनी पड़ती है. और इलेक्ट्रिसिटी और भी दूसरे काम में, मतलब छोटे छोटे बिजनेस में यूज़ होती है. पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल. तो पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल, मतलब 2 बच्चों के स्कूल है और एक हाई स्कूल है. देयर इज़ अ प्राइमरी health center run by the government and one private dispensary where the sick are treated. तो एक गवर्नमेंट, एक प्राइवेट हेल्थ डिस्पेंसरी और एक गवर्नमेंट. Then the description above shows that the Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. तो हमें जो पर मैंने आपको जो भी बताया वगैरह क्या क्या है फैसिलिटीज़ वगैरह, तो उससे हमें पता चलता है कि पालमपुर एक अच्छा वेल डेवलप्ड विलेज है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं. कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन नियर बाय विलेज. आप मतलब जो फैसिलिटीज़ पालमपुर में और आप जिस आपके पास वाला विलेज या फिर आप जिस विलेज में रहते हो तो आप उनसे कंपेयर कर सकते हो. Then next is the story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. मतलब पालमपुर की स्टोरी एक ऐसी है, मतलब एक इमेजिनरी स्टोरी है जो हमें मतलब अलग अलग जगह तक will take us different types of production, अलग अलग प्रोडक्शन कैसे करते हैं उनके मतलब वहाँ पे लेके जाएंगे. In villages across India, farming is the main production activity. अगर इंडिया में देखा जाए तो प्रोडक्शन क्या है, मतलब फार्मिंग ही बहुत ज़्यादा, मतलब फार्मिंग क्या है सबसे मेन एक्टिविटी है. The other production activities referred to as non-farming activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. अभी देखो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी तो इंडिया है. अगर हम देखा जाए जो मतलब दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटी, एक प्रोडक्शन एक्टिविटी फार्मिंग, दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटी में आते हैं नॉन फार्मिंग में क्या आएगा? डेयरी प्रोडक्ट, शॉपकीपिंग वगैरह ये सब. We shall take a look at both these types of activity after learning a few general things about production. Production की कुछ चीज़ जानने के बाद हम इन पे भी एक बार नज़र डालेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ है ये. Now the next is organization of production. So here the aim of production is to produce the goods and services that we want. तो production का aim क्या है कि हम goods और services produce करें जो हमें चाहिए. There are 4 requirements for production for goods and services. तो इसके लिए 4 requirements है जो हमें fulfill करनी पड़ेगी. तो पहले the first requirement is land and the other natural resources such as water, forest and mineral. तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड, मतलब हमें सबसे पहले ज़मीन चाहिए होगी. ज़मीन में क्या आता है, जैसे ज़मीन में हम क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्स यूज़ करेंगे, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल वगैरह ये सब हम यूज़ करेंगे. तो पहला क्या हो गया रिक्वायरमेंट हमारी लैंड प्रोडक्शन के लिए. सबसे पहले तो हमें ज़मीन ही चाहिए, क्या आसमान में थोड़ी ना उगाएंगे हम. The next is the second requirement is labor. अभी ज़मीन पे काम करने के लिए लोग तो चाहिए, अब उसके लिए हमें लेबर चाहिएगा. That is people who will do the work. अब लेबर क्या होगा? जो लोग वहाँ पे काम करेंगे. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. अब कुछ मतलब ऐसे नहीं कि लेबर ऐसे ही लगा दिया, उसमें थोड़े पढ़े लिखे होने चाहिए ताकि कुछ वो इम्पोर्टेंट टास्क को परफॉर्म कर सके. Other activities require workers who can do manual work. और दूसरी एक्टिविटीज़ में तो ऐसे वैसे लेबर भी चल जाएंगे क्योंकि उनको सिर्फ मैनुअल वर्क, हाथ से वगैरह काम करना है. Each worker is providing the labor necessary for production. हर वर्कर जो है मतलब हर वर्कर क्या है हमें लेबर प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्शन के लिए. तो दूसरा हो गया हमारा लेबर. पहला लैंड हो गया, दूसरा लेबर, अभी तीसरा है फिजिकल कैपिटल.
देन द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल. अभी फिजिकल कैपिटल में क्या आता है? द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. अभी प्रोडक्शन जैसे जैसे हम स्टेज बढ़ते जाएंगे, पहले लैंड लिया, फिर लेबर लिया, उसके बाद क्या क्या हम लोग उस पे लैंड पे कल्टीवेट करना है, कौन सी मशीन यूज करनी है, वो सब फिजिकल कैपिटल के अंदर आना है. फिजिकल कैपिटल मतलब हर स्टेज पे हम प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं. देन व्हाट आर द आइटम्स दैट कम्स अंडर फिजिकल कैपिटल. अब फिजिकल कैपिटल के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं? अभी देखो, फिजिकल कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है फिक्स्ड कैपिटल और एक है वर्किंग कैपिटल. तो पहला फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, इसके सब पार्ट्स हैं. सो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स. Tools and machines range from very simple tools such as farmers plow to sophisticated machines such as generator, turbines, computers, etc. अब यहाँ पे बताया जैसे फिक्स्ड कैपिटल में आती है मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स वगैरह ये सब. अभी सिंपल टूल से लेके, मतलब जो सिंपल टूल, सबसे सिंपल टूल क्या है? फार्मर की प्लॉ. ठीक है, फार्मर की प्लॉ से लेके सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हार्ड है, जनरेटर, टर्बाइंस वगैरह. फार्मर की प्लॉ से लेके जनरेटर्स तक, मतलब यहाँ पे मशीन्स यूज कर सकते हैं. टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन फॉर मेनी इयर्स. इसमें हम लोग बहुत सालों तक इसको, मतलब ये मशीन्स वगैरह को यूज कर सकते हैं. तो उसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कैपिटल. मतलब वो फिक्स्ड है मतलब बहुत सालों तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल. अभी नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज yarn used by weavers and the clay used by potter. मतलब यहाँ पे इसमें वर्किंग कैपिटल में प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मतलब जैसे अगर कोई वीवर है, ठीक है, वीवर उसको अभी बुनने के लिए धागा तो चाहिए होगा, और पॉटर है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? क्ले. Also, some money is always required during production to make payments and buy necessary items. अभी प्रोडक्शन में मतलब पैसा तो चाहिए प्रोडक्शन के दौरान, या फिर मतलब किसी को पेमेंट करनी है या कुछ नेसेसरी आइटम्स खरीदने हैं, उनके लिए मनी तो चाहिए होगा. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. अभी रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड को, ठीक है, जो हाथ में पैसा होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. अभी अनलाइक टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन. जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सब तो प्रोडक्शन में काम आती हैं. The next is there is a fourth requirement too. अभी पहला रिक्वायरमेंट हम लोगों ने देखा, पहला रिक्वायरमेंट पहला रिक्वायरमेंट लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल. अब फिजिकल कैपिटल में दो और सब पार्ट्स है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. अभी वर्किंग कैपिटल के बाद आता है हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट. यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट. अभी फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है? हमें इसके लिए मतलब नॉलेज वगैरह भी चाहिए होगी. ठीक है, नॉलेज चाहिए होगी ताकि हम लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल इन सबको एक साथ लाएं और इनसे कुछ ना कुछ आउटपुट निकालें खुद के लिए या फिर मार्केट में कुछ बेचने के लिए. these days is called human capital. इसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल. अभी we shall learn more about human capital in the next chapter. तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम और जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. तो फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ रिक्वायरमेंट वो है ह्यूमन कैपिटल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन. तो इसमें ये जो पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको लैंड मतलब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? लैंड फाइंड आउट करना है, लेबर है, लैंड भी जिस लैंड पे काम कर रहे हैं. फिक्स्ड कैपिटल यानी ये मशीन्स जो यूज करें, मशीन्स, टूल्स, ये सब. एंड द नेक्स्ट इज every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. अगर हमें कोई भी प्रोडक्शन करना है तो उसमें चारों रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए. मतलब हम लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को, इन चारों चीज़ों को मिला के हम लोग कुछ ना कुछ मतलब आउटपुट निकाल सकते हैं. और मतलब ये चारों को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं.
As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. अगर हम पालमपुर की स्टोरी और पढ़ते जाए तो हम इसके बारे में स्टार्टिंग के थ्री फैक्टर्स प्रोडक्शन के भी देखेंगे. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in the chapter. तो हम इस चैप्टर में फिजिकल कैपिटल और कैपिटल दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्मिंग इन पालमपुर. पालमपुर में फार्मिंग किस तरह से की जाती है, क्या टेक्निक्स रहती है, तो वो सब पढ़ेंगे. तो पहला क्या करते हैं फार्मिंग के लिए, लैंड इज फिक्स्ड. पहले तो लैंड लेंगे हम. तो लैंड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है. फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. ये मैंने आपको पहले बता दिया कि फार्मिंग क्या है, बहुत ज़्यादा मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है. Then 75% of people who are working are dependent on farming for the livelihood. अभी 75%, ठीक है, 75% जो काम कर रहे हैं वो लोग क्या है, फार्मिंग पे डिपेंडेंट है. Then they could be farmers और free farm laborers. अब वो फार्मर्स भी हो सकते हैं और उनको चाहिए तो फार्म लेबरर्स भी बन सकते हैं. The well-being of these people is closely related to the production on the farms. अब इनकी लाइवलीहुड क्या है, अभी फार्म से जो प्रोड्यूस होगा उससे ज़्यादा रिलेटेड है. Then, but remember that there is a basic constraint in the raising farm production. अब इसमें एक मतलब यहाँ पे constraint बताई गई है कि एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एक बेसिक चीज़ है जो है लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. अभी जैसे आप इतने एरिया में काम कर रहे हो, ठीक है, तो इतने ही एरिया में आप क्या है कल्टिवेट करोगे. ऐसे नहीं कि यहाँ कर दोगे, नहीं, ये रॉन्ग है. अगर आपको इतना एरिया दिया है, मतलब लैंड फिक्स दिए, तो आपको इसमें ही कल्टिवेट करना है. Then since 1916 Palampur there has been no expansion in land area. मतलब 1960 में पालमपुर में क्या हुआ, मतलब कोई भी एक्सपेंशन, मतलब लैंड में कोई भी एक्सपेंशन नहीं है अंडर कल्टिवेशन. मतलब कल्टिवेशन के लिए लैंड एक्सपैंड नहीं किया गया. By then, some of wastelands in the village had been converted to cultivatable land. तो क्या क्या विलेज में जो वेस्टेबल लैंड है, ठीक है, तो उनको अच्छे से कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर दिया. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. मतलब वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है कि अब इसके हम पता चलता है कि अगर हम कोई भी नई लैंड ला ले कल्टिवेशन में, तो इससे कोई भी क्या है मतलब फार्म प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं होगा. Then next this is not important, okay, so we'll move further. So next is there a way on one can grow more from the same land. तो ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम मतलब एक ही लैंड से बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. मतलब जैसे एक ही लैंड है तो इससे हम बहुत सारे क्रॉप्स इधर बहुत सारे क्रॉप्स से मतलब ग्रो कर सकते हैं. तो फर्स्ट है मतलब इसमें है इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. अब तो यहाँ पे बताया गया कि मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ आपको वेस्टर्न मतलब उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में मिलेगी. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर. मतलब पालमपुर में ऑलरेडी देखा जाए तो सारी की सारी लैंड मतलब कल्टिवेट की गई है. नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. कोई भी लैंड ऐसे वैसे नहीं पड़ी हुई है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. अब जब बारिश आती है, बारिश मतलब कौन से क्रॉप्स होंगे, खरीफ क्रॉप्स. तो वहाँ पे कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ज्वार और बाजरा. These plants are used as cattle feed. मतलब इनको कैटल को फीड करने में भी मतलब यूज करते हैं. It is followed by cultivation of potato between October and December. फिर अक्टूबर और दिसंबर के बीच में जब ज्वार और बाजरा उग गए, हम लोगों उनको मतलब निकाल लिया, हार्वेस्ट भी कर लिया, और फिर अक्टूबर और दिसंबर में क्या होता है, फिर हम पोटैटो की मतलब पोटैटो उगाते हैं. Then in the winter season rabi fields are sown with wheat. अभी rabi winter season में तो rabi crop यूज करते हैं. rabi क्या हो गई, wheat. तो wheat उगाते हैं. फिर from the wheat produced farmers keep enough wheat for the family consumption, sell the surplus wheat at the market at Raiganj. तो wheat की प्रोडक्शन में क्या होता है, जब wheat प्रोड्यूस होती है, जब उसको हार्वेस्ट करते हैं, एक तो हम खुद के लिए रखते हैं, खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के नीड्स के लिए, और दूसरे अगर बहुत ज़्यादा सरप्लस wheat मतलब एक्स्ट्रा wheat जो बच गई है वो हम मतलब दूसरी एरियाज में या फिर मतलब मार्केट वगैरह में हम बेच देते हैं उसे.
और पालमपुर के लोग तो रायगंज में बेचते थे। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। और मतलब कुछ पार्ट जो है हम लोग शुगर केन भी उगाते थे पालमपुर में, जो हर साल हम हर साल हार्वेस्ट करते थे। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म एज चेक सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। अभी शुगर केन की रॉ फॉर्म मतलब शुगर केन की रॉ मटेरियल फॉर्म क्या होता है, जैगरी मतलब गुड़। तो गुड़ को हम क्या करते थे, शाहपुर में जितने भी व्यापारी लोग थे उनको बेचते थे। The next is the main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to well developed system of irrigation। अब हम लोगों ने देखा जैसे पटाटो उगाए, वीट, जवार, बाजरा ये सब उगाए तो एक ही बार मतलब एक ही लैंड पे, ठीक है। तो ये कैसे मतलब पॉसिबल है, क्योंकि पालमपुर क्या बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड विलेज है। तो देखते हैं कैसे होगा। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। तो पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मतलब इसका इन्वेंशन थोड़ी जल्दी हो गया था। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा काम कहाँ पड़ा, इरिगेशन में, मतलब पौधों को पानी सप्लाई करने में। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड। अब जो पर्शियन व्हील्स थी, ठीक है, मतलब ये एक टाइप की चीज़ होती है जिससे हम क्या है जो प्लांट्स वगैरह को क्या है पानी दे सकते हैं, मतलब वेल से निकाल के हम पानी दे सकते हैं प्लांट्स वगैरह को। People saw that electric current tubewells could irrigate much better larger areas of land more effectively। तो हम लोगों ने देखा कि जो मतलब इलेक्ट्रिक करंट ट्यूबवेल्स मतलब वो ट्यूबवेल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो ज़्यादा अच्छे से इरिगेट कर पा रहे हैं और वो भी ज़्यादा लैंड को कर पा रहे हैं एक साथ। देन द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट। तो पहली एक दो ट्यूबवेल्स तो गवर्नमेंट ने मतलब लगा के दी थी। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। फिर फार्मर्स वगैरह ने मतलब अपने खुद के ट्यूबवेल्स रखना चालू कर दिया। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टर्स वाज इरिगेटेड। अभी हम बताए कि 1970 के चलते पूरा 200 हेक्टर्स ये इतना एरिया जो है, ठीक है, तो पूरा एरिया कल्टीवेट कर दिया गया था। देन नेक्स्ट इज सो नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। मतलब ज़रूरी नहीं कि सारे विलेजेस में इतना अच्छा इरिगेशन वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि देखो पालमपुर तो अच्छा वेल डेवलप्ड है इसलिए उधर अच्छा इरिगेशन, बट ज़रूरी नहीं कि जैसा पालमपुर में हो वैसा ही दूसरे विलेजेस में रहेगा। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स कोस्टल रीजन्स इन अ कंट्री आर वेल इरिगेटेड। मतलब रिवराइन प्लेन्स मतलब अगर रिवराइन प्लेन्स के अलावा देखा जाए तो जहाँ पे कोस्टल एरियाज है, मतलब कोस्टल एरियाज के पास वाला जो एरिया वो अच्छा खासा इरिगेटेड रहता है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर इसके अपोजिट में हम बात करें तो प्लेटू रीजन सच एज टेकन प्लेटू हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन। प्लेटू रीजन्स, अभी प्लेटू रीजन्स जैसे हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं डेक्कन प्लेटू, तो वहाँ पे क्या पुअर फैसिलिटीज है इरिगेशन की। देन ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। मतलब जैसे पूरा टोटल है, ठीक है, उसमें से बस 40% ही, उसमें से सिर्फ इतना 40% ही क्या इरिगेट किया जाता था वो आज भी। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो यहाँ पे लोग क्या करते थे, रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहते थे, ठीक है। यहाँ पे ये खुद इरिगेशन करते थे, ये इतने आधे ये यहाँ पे इतने लोग रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहेंगे। देन नेक्स्ट इज टू ग्रो। अभी देखो ये हमारा क्वेश्चन था कि टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर हमें एक ही लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाने हैं तो उसके वो किसकी हेल्प से उगाएंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग। अभी ये क्या है, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। अभी इसे क्या है, एक लैंड पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। तो पालमपुर में क्या आता है, सब दो मेन क्रॉप्स उगाते हैं और उनके साथ दूसरे भी क्रॉप्स उगाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताए थे वीट उगाते हैं, बाजरा, शुगर केन और पोटैटो। देन नेक्स्ट इज
कि आपको प्रोविजनल डाटा दिया गया है, जैसे 1950 में कितना कल्टीवेट हुआ, 132 मिलियन हेक्टर्स इतना एरिया कल्टीवेटेड हुआ। 1991 में और बढ़ गया, उस सेम इधर रहा, फिर और बढ़ा, तो ऐसे ही एरिया बढ़ता गया 200 तक कैसे पहुंचा। ठीक है, तो ये दिखाया गया है इस डाटा में। देन नेक्स्ट इज, यहाँ पे रिलेटेड टू इसके क्वेश्चन पूछा गया है। So we'll start directly from here. You have seen that one way of increasing production from the same land is multiple cropping. आपने ये तो देख लिया कि एक ही लैंड में बहुत सारा प्रोड्यूस करने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से होती है। The other ways to modern पहला क्या हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड, कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करें फॉर हायर यील्ड। हायर यील्ड मतलब अच्छी खासी में प्रोडक्शन के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। तो यील्ड क्या होती है, मतलब ये एक टाइप की क्रॉप है, नहीं क्रॉप तो नहीं बोलेंगे, जैसे मतलब कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है वो यील्ड होती है, कितना हमें प्रोड्यूस हम निकाल रहे हैं उससे। Then till the mid 1960s, the seed used in cultivation were traditional ones with relatively low yield. मतलब 1960s में जो हम लोग सीड यूज करते थे वो तो ट्रेडिशनल वाली थी, जिससे इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता था। बट ट्रेडिशनल सीड्स नीड्स लेस इरिगेशन, बट जो ट्रेडिशनल सीड्स रहती थी उनको कम पानी चाहिए रहता था। बट फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर। तो पहले के लोग, मतलब पहले की फार्मर्स काउ डंग वगैरह, नेचुरल मैन्योर, इनको फर्टिलाइजर की तरह यूज करते थे। ऑल दीज वर रीडली अवेलेबल विद फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। अभी मतलब फार्मर्स के पास ये ऑलरेडी ये चीज़ें रहती थी, उनको ये सब खरीदना नहीं पड़ता था। The next is the Green Revolution. So the Green Revolution in the late 1960s introduced Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high yielding variety of seeds. मतलब अब फिर एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ, 1960s में। तो इसमें क्या किया, इसमें मतलब इसमें इंट्रोड्यूस किया कि जो इंडिया के जो फार्मर्स हैं अब वो वीट और राइस कल्टीवेट करेंगे। वो भी कौन से वाले सीड से, H5 मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे। Compared to the traditional seeds, the H5 seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant. अभी जो हम लोग पहले कॉमन सीड्स यूज करते थे उससे ज़्यादा प्रोडक्शन, मतलब उससे कहीं गुना हमें ज़्यादा प्रोडक्शन H5 सीड्स हमें दे रही है। And as a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains that was possible earlier. जिससे पहले हमें एक जो मतलब एक प्लांट जो है वो, जैसे एक क्रॉप जो है तो वो हमें 3% प्रॉफिट कराता था। तो अभी यहाँ पे जो एक होगी वो कितना प्रॉफिट कराएगा, 6। ठीक है, मतलब उसका डबल करवाता है प्रॉफिट। And then next is H5 seeds however needs a plenty of water and also chemical fertilizer and pesticides to produce best result. अभी H5 seeds के लिए मतलब बहुत ज़्यादा plenty, मतलब बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, chemical fertilizer चाहिए और pesticides भी चाहिए ताकि हम अच्छे से कल्टीवेट कर पाए। तो यहाँ पे बताया कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कौन कौन से, पहला H5 सीड्स यूज़ करना, फर्टिलाइजर, फार्म मशीनरी, डीजल, पेस्टिसाइड्स, और इरिगेशन के लिए यहाँ पे कैनल्स हम यूज़ कर सकते हैं, डैम्स, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब चीज़ें हम बताएंगे, ये सब चीज़ें हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। Then if we move next, that is that higher yields were possible only from a combination of H5 seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticides. अभी अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो हमें अच्छी H5 सीड्स चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए और पेस्टिसाइड्स। तो ये सब एक अच्छी यील्ड देता है हमें। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। तो जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्या है, ये तीन, पंजाब, P, सेकेंड हरियाणा और थर्ड है यूपी।
ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे मतलब सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है यूज़ किए गए इंडिया में, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा खेती का काम होता है। देन द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन। तो इन रीजन्स पे जो फार्मर्स थे तो उन्होंने इरिगेशन इम्प्रूवमेंट किया, मेड ऑफ HYV सीड्स, देन केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड फार्मिंग, जो मैंने अभी आपको बताया सेम है। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी, कुछ लोग तो फार्म मशीनरी भी इंट्रोड्यूस की। फार्म मशीनरी में जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स विच मेड प्लॉइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। थ्रेशर की वजह से मतलब प्लॉइंग जो है और हार्वेस्टिंग ये जल्दी हो जाती है। दे वर रिवॉर्डेड विद हायर यील्ड ऑफ व्हीट। उनको किस चीज़ से रिवॉर्ड मिलता था, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको वापस जो व्हीट मिलती थी, मतलब जो व्हीट से जो उनको हायर यील्ड मिलती थी, मतलब बेचते थे तो उनको पैसे मिलते थे, तो वही उनका रिवॉर्ड था। Then in Palampur, the higher of the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare। तो मतलब एक हेक्टर में कितना प्रोड्यूस कर पाते थे, 1300 kg। अभी HYV सीड्स के साथ क्या किया उन्होंने, द yield went up to 3200 kg पर हेक्टर। तो अभी एक हेक्टर में कितने वो करते हैं, इतनी केजी पर हेक्टर, मतलब एक केजी वीट इतनी प्रोड्यूस करते एक हेक्टर में। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। अभी ऐसे अचानक से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया वीट का, बहुत ज़्यादा यील्ड मिलने लगी। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेट अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। अभी फार्मर के पास मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वीट बच जाता था कि वो मार्केट में सेल कर सके इसे। देन यहाँ बताया गया जैसे ईयर वाइज प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, तो यहाँ पे 10% हुआ है, यहाँ पे भी 10%, फिर यहाँ पे 1970 to 71 में 12% और वीट का 24 वीट का ज़्यादा ही हुआ है एज कम्पेयर टू पल्सेस। देन नेक्स्ट ये तो सजेस्टेड एक्टिविटी। नेक्स्ट थर्ड पे अगर हम आते हैं तो थर्ड है विल द लैंड सस्टेन। मतलब सस्टेन बताया गया कि यहाँ पे लैंड हम और कितनी टाइम तक कंटिन्यू और उसको चला सकते हैं। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड एक विजिबल नेचुरल रिसोर्स है और इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। तो उसकी यूज़ करने में हम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज स्पेस। तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि मतलब जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनको हमें ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। Just in many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers। मतलब बहुत सारी एरियाज में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो किससे एसोसिएटेड, मतलब किससे रिलेटेड है कि सॉइल मतलब लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, उसकी वजह से जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो भी लूज करती है अगर हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करें। तो ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। अगर हम कंटिन्यूस मतलब ग्राउंड वाटर यूज़ करें, ठीक है, ट्यूबवेल इरिगेशन के लिए हम ग्राउंड वाटर यूज़ करें तो क्या होगा, मतलब वाटर टेबल में डिप्लेशन होने लगेगा। देन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर बिल्ट अप ओवर यूज। मतलब जैसे एनवायरमेंटल रिसोर्स जैसे भी फर्टिलिटी, ठीक है, ये तो अभी नेचुरल ही है और ग्राउंड वाटर ये भी नेचुरल है, तो ये बहुत इनको साल लग जाते हैं बिल्ड होने में। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। एक बार अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए, एक बार खराब हो गए तो वापस उसके बाद इनको बहुत टाइम लगता है रिस्टोर होने में। We must take care of environment to ensure future development of irrigation। मतलब हमें environment का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। Then next, chemical fertilizer provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants। मतलब chemical fertilizer से minerals मिलता है, ठीक है, minerals का पानी में जाके मिक्स हो जाता है और फिर वो plants के पास पहुंच जाता है। But these may not be retained to the soil for long। but ये soil में लंबे टाइम तक नहीं रह सकते। They may escape from the soil and pollute ground water। वो soil से भाग जाएंगे, मतलब वहाँ से निकल जाएंगे और पूरे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देंगे। सिर्फ ग्राउंड वाटर को ही नहीं, रिवर्स, लेक्स वगैरह को भी। केमिकल फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। अभी केमिकल फर्टिलाइजर क्यों छिड़कते हैं, ताकि दूसरे माइक्रोब्स वगैरह को मार दें। एंड दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर दे यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। अगर हम जितना उसको यूज करेंगे तो उतना ही जो सॉइल की फर्टिलिटी है कम होती जाएगी, मतलब सॉइल जितना पहले फर्टाइल था उतना अभी नहीं रहेगा। सोर्स डाउन टू अर्थ, न्यू दिल्ली।
Then next is the consumption of chemical fertilizer in Punjab is highest in the country. अभी हम लोग chemical fertilizer जितना हम consume कर रहे हैं, मतलब पंजाब में इतना यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है chemical fertilizer का. The continuous use of chemical fertilizer has led to degradation of soil health. तो जितना मतलब वो इतना यूज़ करते जा रहे हैं पंजाब में, chemical fertilizer इतना यूज़ हो रहा है कि वहाँ पे जो soil fertility बिल्कुल ख़त्म हो गई है और soil भी पूरा वहाँ का ख़राब हो चुका है. पंजाब farmers are now forced to use more and more chemical fertilizer and other inputs to achieve the same production level. अब वो मतलब अब उनको पहले जैसे सेम लेवल चाहिए जितना पहले उनको प्रोडक्शन मिलता था, अब वो उसके लिए और ज़्यादा मतलब जितना हो सके उससे पहले से भी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं. ठीक है. देन दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट. इसका मतलब कल्टीवेशन का जितना भी कॉस्ट हो रहा है, ठीक है, वो बढ़ता ही जा रहा है. ठीक है. द ट्राइब्यून चंडीगढ़. Then fourth is how was land distributed between the farmers of पालमपुर. अभी पालमपुर में जो मतलब जितने भी फार्मर्स हैं वहाँ पे लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. So let's see. You may have realized how important land is for farming. अभी तो आपको पता चल गया कि लैंड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. मतलब unfortunately मतलब सारे लोग तो नहीं है एग्रीकल्चर में एंगेज, बट जितने भी हैं उनको इसके लैंड का इम्पोर्टेंस पता है. इन पालमपुर अबाउट 1/3 of 450 families are landless. मैंने आपको बताया 1/3 जो पॉपुलेशन थी, हाँ, उसमें 1/3 जो फैमिलीज है वो लैंडलेस है. वो है 150 फैमिलीज एंड मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. कुछ दलित्स जो है, जो पुअर कास्ट है, पुअर पीपल्स हैं, उनके पास तो लैंड ही नहीं है. देन ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज who own land, 240 families cultivate small plot of land less than 2 hectares. तो 240 families है जिनको 2 hectares से कम मिलती है लैंड. Cultivation of such plot doesn't bring adequate income to the farmers family. मतलब इतना ज़्यादा इससे इनकम नहीं हो पाती है. Then next is one box is given, so let's read that. That is in 1960s Gobind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. तो 1960 में क्या है, जो गोविंद एक फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टर्स था और वो मतलब वो अनइरिगेटेड लैंड था, मतलब उसमें इरिगेटेड नहीं था. विद द हेल्प ऑफ हिज 3 sons गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड. तो उसकी 3 बेटों की वजह से उसने वो लैंड को कल्टिवेट किया. थ्रू दे डिडंट live very comfortably. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from the buffalo that the family possesses. मतलब उनको इतना ज़्यादा इनकम तो नहीं मिलती थी, फिर उन्होंने सोचा कि उनके पास जो बफेलो थी उससे भी मतलब पैसे कमाए जाए, उससे भी उसको भी कमर्शियल यूज़ में लिया जाए. Some years after Gobind's death, this land was divided among his 3 sons. अभी फिर गोविंद के डेथ हो गई, अभी उसके 3 बेटे थे, फिर वो लैंड 3 बेटों में डिवाइड हो गई. Each one now has a plot of land that is only 0.75 हेक्टर्स इन साइज. अभी 3 बेटे थे, उनके पास लैंड डिवाइड हो गई, तो हर एक के पास कितना हिस्सा था, 0.75 हेक्टर्स. Even with improved irrigation, modern farming methods, Gobind's sons are not able to make a living from their land. तो उनके पास अच्छे फार्मिंग मेथड्स होने के पास भी मतलब बावजूद भी वो अच्छी कंडीशंस मतलब अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे. They have to look for additional work during part of the year. तो हर मतलब ईयर के बीच में उनको मतलब दूसरे वर्क में भी मतलब देखना पड़ता था. The next is you can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. तो पिक्चर एक दी गई, यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब विलेजेस की अलग अलग टेक्निक्स वगैरह दिखाई गई, यहाँ पे अलग अलग फार्मिंग मेथड्स. These are cultivated by the small farmers. इनको कौन कल्टिवेट करता है, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो. On the other hand, more than half of the area of the village is covered by plots that are quite large in size. अब दूसरे हैंड देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे मतलब आधे से ज़्यादा एरिया विलेज का जो है, हाँ, वो मतलब विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स, मतलब उतने प्लॉट से वो घिरा हुआ है. Then in Palampur there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. तो 60 फैमिलीज है, ठीक है, 60 मीडियम फैमिलीज
फैक्ट्रीज पालमपुर में जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करती है. अ फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टर्स और मोर. और मतलब कुछ कुछ जो बड़े बड़े फार्मर्स है 60% तो है उनके पास, और उन्होंने और 10 हेक्टर्स और बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है. Then next is this is not of use. Yes, we can start from here. That who will provide the labor. अब जो लेबर है, अब वो प्रोवाइड कौन करे, लेबर आते कहाँ से. देखो, आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन. पहला तो लैंड हो गया, लैंड चलो अभी मिल गई, ठीक है. अभी लैंड के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है लेबर. अभी फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. फार्मिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड. अब जो छोटे छोटे फार्मर्स अपनी फैमिली के साथ तो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, एंड दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स. मतलब वो खुद ही लेबर बन जाते हैं फार्मिंग के लिए. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन द फील्ड. और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स मतलब जिनकी कंडीशन अच्छी है, तो वो लोग क्या है, हायर करते हैं, मतलब लेबर को रखते हैं उस टाइम. Then farm laborers come either from landless families or families cultivating small plot of land. अभी laborers कहाँ से आते हैं, या फिर landless family जिनके पास कोई land नहीं है, या फिर वो families जिनके पास छोटे से land है. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over crop grown on the land. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि मतलब जो फार्म लेबरर्स होते हैं उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो क्रॉप उगा पाए लैंड पे. Then instead they are paid wages by the farmers for whom they work. तो मतलब जैसे मैंने एक वर्कर हायर किया, अब जिसने मतलब मैं उसको अभी पैसे दे रही हूँ काम करने के लिए. wages can be in cash or in kind example crop. अभी wages मतलब उसको मैं पैसे कैसे दे रही हूँ, एक तो कैश में भी दे सकती हूँ, पैसे के टाइप में दे सकती हूँ, या फिर क्रॉप्स के टाइप में भी. sometimes labor get meals also. कभी कभी इनको पैसे की जगह खाना भी दिया जाता था. wages vary widely from regions to region. अब wages हर जगह अलग अलग थे. from crop to crop भी दिए जाते थे. from one farm activity to another, like sowing, harvesting इनके लिए भी इनको wages मिलते थे. there is also wide variation in the duration of employment. तो employment का timing भी जो था, मतलब duration भी जो था वो भी एक wide range पे था. A farm laborer might be employed on a daily basis. वो daily basis पे भी हो सकता है employ, और for one particular farm activity like harvesting, और for the whole year. जैसे कोई भी एक एक्टिविटी, जैसे यहाँ पे हार्वेस्टिंग ली गई है, तो क्या पता सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए वो एम्प्लॉय हुआ होगा, मतलब पूरे साल के लिए. देन यहाँ पे एक मिनट, ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक मिनट, ये हो जाएगी स्टोरी तो कंप्लीट कर ही लेते हैं यहाँ पे. तो दाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर. तो दाला ये एक फार्म लेबरर है जिसके पास कोई लैंड नहीं है, तो डेली वेजेस मतलब डेली बेसिस के ऊपर ये काम करता है पालमपुर में. दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क. तो ये मतलब हमेशा वर्क ढूंढता रहता है. द मिनिमम वेजेस for a farm laborer set by the government is ₹300 per day, March 2019. तो गवर्नमेंट ने जो सेट किया है वो है ₹300. ठीक है, गवर्नमेंट ने कितने वेजेस सेट किए हैं, ₹300. मतलब ये मिनिमम है, कम से कम. बट दाला गेट्स ओनली ₹160. बट दाला को कितने पैसे मिलते हैं, सिर्फ 160. नाउ देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क. एक तो उनके लिए मतलब जो कंपटीशन है वर्क के लिए वो बहुत ज़्यादा है अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर. सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लो वेजेस. मतलब काम कम है वहाँ पे, मतलब और बहुत ज़्यादा लेबरर्स हैं, तो क्या है यहाँ पे कम वेजेस मिलते हैं. Then Dala complains about a situation to Ramkali who is another farm laborer. तो दाला क्या है, जो अपनी जो सिचुएशन है वो रामकली को बताता है. ठीक है, रामकली कौन है, ये दूसरी फार्म लेबरर है. बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअर पीपल इन द विलेज. तो विलेज में सबसे ज़्यादा पुअर मतलब विलेजेस मतलब पुअर पीपल में ये लोग आते हैं, दाला और रामकली. तो यहाँ पे हमें एक कन्वर्सेशन गिवन है यहाँ पे, बिफोर स्टार्टिंग द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. तो हम इससे पहले कन्वर्सेशन रीड करेंगे. इससे ऊपर है.
नेक्स्ट इज दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज, मतलब दोनों बहुत ज़्यादा पुअर हैं. तो यहाँ पे दाला सेज दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, कि आज के दिनों में काम मिलना तो बहुत मुश्किल हो गया है. ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर्स एंड दैट टू फार वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, सिर्फ बड़े बड़े फार्मर्स ही में हायर करते हैं, वो भी कुछ ही दिनों के लिए. फिर रामकली जो है ये रामकली है, ठीक है, दिस इज रामकली. एंड ये बोलती है अभी दैट घनश्याम द लार्ज फार्मर्स हैज जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, बड़े बड़े फार्मर्स सिर्फ हार्वेस्टर खरीदते हैं. सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर. अब इन्होंने हार्वेस्टर खरीदा है तो हमें तो मतलब हार्वेस्ट के सीजन में तो कम काम मिलेगा. लास्ट ईयर आई वर्कड फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर, पूरे साल में सिर्फ मैंने 5 महीने से भी कम काम किया था. फिर दाला बोलता है कि वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लोइंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फार्मर्स प्रीडिसाइड्स. मतलब अभी प्लोइंग के लिए ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर्स है, थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर्स है, वीड्स जो छोटे अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटाने के लिए वीडिसाइड स्प्रे करते हैं, मतलब सब कुछ तो है. अब फिर रामकली बोलती है दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज. अब मेरे को ब्रिक मेकिंग मतलब ईंट से कैसे काम किया जाता है वो रायगंज में, उसके लिए काम ढूंढना पड़ेगा. फिर दाला बोलता है आई ओन द लोकल मनी लेंडर ₹2000, मतलब मैं सिर्फ एक लोकल मनी लेंडर हूँ जो जैसे मैंने 2000 रुपये बोरो किए. आई हैड टेकन 1000 लास्ट समर वेयर नो वर्क वॉज अवेलेबल इन द फील्ड्स. अभी मैंने 2000 रुपीज़ बोरो किए, इससे पिछले साल मैंने 1000 रुपये लिए थे क्योंकि समर में कोई काम नहीं मिल रहा था. हाउ विल आई एवर रिपे, मैं इनको रिपे कैसे करूँगा. I hardly earn enough for 2 square meals. मैं तो इतना भी मुश्किल से कमाता हूँ कि 2 वक्त का खाना तो भी मिल जाए. Then next is Ramkali says my situation is not much better. मेरी इतनी अच्छी situation तो नहीं है. Due to past debt, the money lenders refuse to give me any loan. मतलब पिछले टाइम से तो मनी लेंडर्स भी मना कर रहे हैं मेरे को लोन देने के लिए. एंड नेक्स्ट है द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग, मतलब अभी फार्मिंग में कैसा कैपिटल नीड चाहिए रहता है. सो दिस वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो. So this topic we are going to start from the next video. So we have completed this half chapter in this video. So thank you so much for watching this video. This is the first part, so please don't forget to like, share and subscribe. We are going to meet again in the second part, so we are going to complete this full chapter in that part. So thank you so much for watching this video. Bye guys, take care.